इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। तो दो काम कर सकते हो, या भीख मांगो या चोरी करो। तो चाहिए डाइवोर्स? कम से कम चलिए 25 लाख ऐसे दे दीजिए करके। एक मुश्त चाहती हैं आप? जी कितना? मैडम, मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ। इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। हाँ। I'm officially primary custodian of the kids. What about the child support? That's it? Tony, that's crazy. Why? Are you kidding me? That all of this financial burden with my children is on me? This is... Oh. 34 साल के अतुल सुभाष जी ने अपने 24 पन्ने के नोट में ये क्यों लिखा था कि उनका 2.5 साल का बेटा, जिसके लिए वो अपनी खुशी खुशी दे सकते थे, वही बेटा उनकी का कारण बना। उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और उन्होंने उस नोट में इतना बिब्लिकली और लाफिंगली इतना अच्छा लिखा, जिसको देख के या पढ़ के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसमें लिखा, इंडियन वुमेन with the help of draconian laws are taking more life of Indian men than ever killed by terrorists। इसका मतलब है कि 2020 और 22 की रिपोर्ट में ही ये लिखा था NCRBC के कि इंडिया में फेक केसेस की वजह से अभी तक जो उस साल जो काउंट था वो है 68,000। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बस एक सवाल है उस नेग्लिजेंस का जो कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में है, और जिनके लूप होल का फायदा उठा के 498A जैसे ये लॉज हैं और हिंदू मैरिज एक्ट लॉ हैं, कितने सारे ऐसे लॉज हैं जिसका गलत वुमेन जो हैं वो फायदा उठा रही है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे ना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो उसे। और मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर ले। और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। कोर्ट ये जज और मेरे बाकी के को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है। तो मेरा जो वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। इंडिया में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पे कोई लॉ बनता है, उसका फायदा से पहले उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं लोगों में। तो क्यों 498A जैसे लॉ अभी तक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्यों उनके लूप होल्स को फिक्स नहीं किया गया है? तो चलिए जानते हैं अतुल सुभाष जी की वो 90 मिनट की वीडियो के अंदर क्या था और क्या रहे थे वो रीजन, कौन थे उनकी के पीछे के कल्प्रेट। इस पूरी वीडियो में आपके लिए अतुल सुभाष, 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 अतुल 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 सुभाष। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां पे हम हर वीक 4 से 5 वीडियोस आपके लिए लाते हैं जो ऐसे भयानक और खतरनाक केसेस के ऊपर होती है। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होती हैं। तो चैनल को एक बार जाके चेक करें और बिना किसी देरी के इस केस में आगे बढ़ते हैं। 2018 की शुरुआत में शादी.com नाम के एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की प्रोफाइल एक दूसरे से मैच हुई और अप्रैल तक आते आते उन्होंने मैरिज कर ली और उनकी एंगेजमेंट जनवरी 2019 को हो गई थी। और एंगेजमेंट से शादी के बीच तक के समय पे जो उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया थी वो उनसे ज्यादा बातें नहीं करती थी। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा। अतुल की जो वाइफ थी, उनकी फैमिली के जितने भी लोग थे वो सब जौनपुर में सेटल थे। और ये एक रीजन है आपको जो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर लगभग 10 ऐसे केसेस हैं जो अतुल जी के ऊपर एक ऐसा बर्डन ऑफ प्रेशर
रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाया। तो हम उन केसेस के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी जान लेते हैं। तो अतुल जो थे वो प्रॉपर बेंगलुरु में जॉब कर रहे थे, एक बढ़िया कंपनी में। वो एक एआई क्लाउड कंप्यूटिंग के इतने अच्छे लेवल पे थे कि उन्होंने अपनी वीडियो में ये तक बोला कि शायद ही वर्ल्ड में उसके लेवल की जो मेंटेनेंस और प्रोग्रामिंग है वो बहुत कम ही लोग करते हैं उस फील्ड में। और मैं अपनी फील्ड में अच्छा ही नहीं हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरे एज ग्रुप में दुनिया में शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद मेरे लेवल ऑफ, मेरा जितना अकाउंटेबिलिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कंपनी में है उतना मेरे एज में किसी को मिलता है जनरली। और वहीं पे दूसरी साइड पे जो निकिता थी वो कोई भी जॉब वॉब नहीं करी थी, इवन उनको पढ़ाया एआई वाई जो भी चीज पढ़ाई गई थी वो अतुल ने ही उनको पढ़ाई थी। और तब भी जाने के बाद 15 से 20 इंटरव्यू देने के बाद एसेंचर नाम की एक कंपनी में उनको एआई के प्लेटफॉर्म पे उनको मिला जॉब। ये भी अतुल की हेल्प से ही उनको मिला। ना आपको लग रहा होगा बीटेक कंप्यूटर साइंस ये किए हैं तो इनको कुछ प्रोग्रामिंग आती है, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो प्रोग्रामिंग करना सिखाया इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू किया, इन्हें इंटरव्यूज दिलवाए इतनी सारी कंपनी में, इनका रेज्यूमे बनवाया, हर इंटरव्यू के बाद क्या क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना ये सिखाया। मेरी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलाया जहाँ सिलेक्ट नहीं हुई, ऐसे कुछ नहीं भी तो 2 दर्जन कंपनियों में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 1 साल बाद इनका ये एक्सेंचर कंपनी में सिलेक्शन हुआ अप्रैल 2021 में, और अप्रैल 2021 के अंत में इनका ज्वाइनिंग था। ठीक उसके 18-19 दिन बाद चली गई ज्वाइनिंग के। पर अभी हम इसमें और आगे चलते हैं। तो अब हम लोग सीधे आ जाते हैं क्या थे केसेस, कौन लोग थे इन्वॉल्व। और मुझे माफ करिएगा क्योंकि इस बार मुझे पूरी वो रिपोर्ट बनानी पड़ी थी जिसको देख के ही मैं आपको पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जुडिशरी की नॉलेज नहीं है कि मैं हर चीज ऐसा मेमोराइज कर सकूं, तो मुझे उसके लिए माफ करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कौन थे वो लोग और कौन कौन सी उनके ऊपर धाराएं लगी हुई थी। तो सबसे पहले इस केस में जज म्युनिसिपल फैमिली कोर्ट की, जिनका नाम था नीता कौशिक, उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया जो एसेंचर कंपनी में काम कर रही थी, उनकी मदर इन लॉ जिनका नाम था निशा सिंघानिया, वो जौनपुर में रहती थी, उनके ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जिनका पेट नेम पीयूष था और वो भी जौनपुर में रहते थे, और साथ ही साथ उनके जो अंकल थे जिनका नाम सुशील सिंघानिया था वो भी जौनपुर के ही रहने वाले थे। और अतुल अपना बेंगलुरु में सेटल थे, और जब उनकी शादी हुई तो उसके कुछ टाइम तक वो और निकिता बेंगलुरु में ही रही थी। पर उसके बाद पहला केस उनके ऊपर होता है। तो पहला केस ये था कि उनके और उनकी फैमिली के ऊपर 302 मर्डर, 377 अननेचुरल सेक्स का केस, 498A IPC 323, 406, 504, 506 और इंडियन डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंदर 3/4 156/3 IPC 2022 में उनके ऊपर एक पहला केस लगा, जो कि 3 महीने बाद उससे वापस ले लिया गया। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि उनको का चार्ज क्यों लगा था। तो शादी के टाइम जब अतुल जो थे आए थे जौनपुर, और उनकी जो वाइफ थी वो शादी होके आई थी 2 दिन के लिए उनके वहां वाले घर पे, जहाँ पे उनके पेरेंट्स, उनकी मदर और उनका भाई था। वहां पे 2 दिन, सिर्फ 2 दिन रहने के बाद जो निकिता और उनकी फैमिली थी, खास करके उनके अंकल सुशील, उन्होंने उनके ऊपर मारने ने और डॉरी का केस लगाया था। और इसी से जुड़ा हुआ एक जो उनका 498A का केस था वो ये था कि अतुल की फैमिली ने उनसे 10 लाख रुपए मांगे थे दहेज में, जिसकी वजह से उनके फादर जो थे उनको ऐसा शॉक, सदमा लगा, जिसकी वजह से वो हो गई। पर अतुल बताते हैं कि जब वो उनसे मिले थे 2019 में, उससे पहले से उनके जो फादर थे जिनका 10 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था एक बढ़िया हॉस्पिटल में, जिसकी रिपोर्ट्स आपको कमेंट में मिलेंगी, सारे एविडेंस आपको मिलेंगे, तो वो वहां पे उनका लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से उनके ब्लड क्लॉट हुआ ब्रेन में और हुई। पर अतुल के ऊपर ये केस डाला गया निकिता की फैमिली की तरफ से कि क्योंकि उन्होंने 10 लाख की डॉरी मांगी, इस वजह से उनके फादर को ऐसा हुआ और उनकी। जबकि रिपोर्ट्स में क्रॉस क्वेश्चंस में जो निकिता है उसने ये बोला है कि अतुल की पर एनम की, मतलब हर साल की सैलरी है 40 लाख रुपए, जो कि उसने बाद में सेकंड केस में 40 से 80 बताई। तो अब आप ही ये बताइए कि जिसकी सैलरी 80 लाख रुपए हो वो 10 लाख रुपए के लिए क्यों अपने बच्चे और बीवी को छोड़ देगा, या फिर कोई क्यों ही ऐसे प्रताड़ना करेगा। तो ये था पहला केस जिसकी मैंने आपको सारी IPC बता दी। अब हम चलते हैं दूसरे केस पे जो था CRPC 125, जो कि 2023 के अक्टूबर और नवंबर में उनके क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ये कबूल हुआ कि अतुल की जो सैलरी है वो अब 80 लाख हो चुकी है, और इसमें उनको जो मेंटेनेंस देनी थी वो पहले देनी थी 40,000 रुपए, बट उसके साथ कुछ एरियर लगने के बाद वही सेम मेंटेनेंस जो कि उनके बच्चे के लिए थी वो हो गई थी 80,000।
अब आप एक चीज समझो, अरियर एक चीज होती है जो आपके पिछले जितने महीने से आपने नहीं दी है वो उसमें ऐड हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अभी दिसंबर चल रहा है और उनको फैब से देनी है तो दिसंबर जनवरी का जो 40-40 हजार है वो उस फैब में जोड़ के उनको देना पड़ेगा। और इसके साथ एक इशू ये भी है कि 6-7 महीने बाद वो चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस नाम की एक पॉलिसी को यूज करेंगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और किसी भी कोर्ट में वो वापस से बोल सकती हैं कि अब मेरे और मेरे बच्चे के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आ गया है, अब मुझे 80,000 नहीं 20 लाख रुपए चाहिए। उसके ऊपर भी जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो उनकी बात सुन सकती है। तो ये था उनके ऊपर सेकंड केस CRPC 125 के अंडर, जिसको 2019 में उनके फादर की डेथ के बाद, जबकि वो उसके साथ रह रहे थे, तब उस केस को हटाया गया। अब बात करते हैं उनके ऊपर 377 क्यों लगा। ठीक है, जो अन्य का था, तो अतुल अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि उनकी जो वाइफ थी वो कोरियन ड्रामा देखती थी, उसकी वजह से उनको कुछ ऐसी चीजों की शौक थे जिसको आप आज के टाइम पे फैंटेसीज बोल सकते हो, जो कहीं कहीं पे हैं, वो आप उनको सुनो कि वो क्या बोलते हैं अपनी वाइफ के बारे में, कि उनकी कैसी डिमांड्स थी। ये एक ऐसी डिमांड्स हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन है, बहुत सारे लोग उसको फैंटेसाइज करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए। इसका मतलब ये था अतुल और अतुल की जो वाइफ निकिता थी, उन्होंने जो उनके ऊपर 377 का केसेस लगाए कि वो अननेचुरल थे, तो वो ये बात को क्लेम करते हैं कि लास्ट 6 महीने जब उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप हुआ है उससे 6 महीने पहले से वो लोग फिजिकली इन्वॉल्व या एक्टिव नहीं थे, और जब भी वो थे तो वो ऐसी ऐसी चीजें करती थी जिसकी वजह से जो अतुल थे वो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जो कि शायद किसी के लिए भी कॉमन है। अगर उनको उनके पार्टनर के साथ ऐसी चीजें नहीं अच्छी लगती हैं तो आप कभी भी उनको फोर्स नहीं कर सकते हो। और वहीं पे तीसरे केस की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जो अतुल जी ने अपनी वीडियो में मेंशन करी थी, वो था ये, जो उनका हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 था, डिवोर्स अंडर, जो नीता कौशिक जी के केस में चल रहा था, तो वहां पे उन्होंने 6 महीने बाद उसको रजिस्टर किया था, जबकि वो उस टाइम पे उनके साथ नहीं रह रही थी। अब जो कोर्ट में उन्होंने ये बताया कि ये वाला जो केस है जिसमें उनके लॉयर ने उनको मर्डर के लिए, इन सब के लिए बताया, वो एक गलत था, उनको पता ही नहीं था। तो अब ये सुन लीजिए आप कि जो अतुल की जो वाइफ है निकिता सिंघानिया, वो बहुत ज्यादा उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों करी है, एसेंशियल जैसी कंपनी में अब वो काम कर रही थी, तो उनको पता नहीं चला, या फिर एक बेसिक नॉर्मल इंसान को पता होता है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, कि वो 6 महीने क्या हाजिरी देने जा रहे हैं, रोज साइन करने आप जा रहे हो, आपको पता भी नहीं आप किस केस के लिए जा रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि अंधेरे में तीर चला रहे हो कि चलो एक केस और कर देते हैं हम। केस 4 में भी यही चीज हुई। एक्ट सेक्शन 12 के अंदर 2022 में 2 साल तक वो लोग थे, वो आए ही नहीं। ठीक है, एक केस और लगा उनके ऊपर, बट यहाँ पे बेंगलोर से सिर्फ अतुल को वहां जाना पड़ता था। अब आप ये सोचो, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे लखनऊ आना होता है, दिल्ली आना होता है, तो एक एवरेज अगर मैं 4 वीक पहले भी बुक करूँ तो भी 4 से 5 हजार रुपए का फ्लाइट टिकट है, और वो तो छोड़िए आपको छुट्टी नहीं मिलती है। तो वो सोचो, वो उस केस के लिए 2 साल वहां पे गए जिसमें निकिता सिंघानिया और उसकी कोई फैमिली वहां पे शो अप ही नहीं करी, और वहीं पे जो जज नीता थी, जो फैमिली कोर्ट में वहां पे है जौनपुर में, उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे इल्जाम थे। यहाँ तक कि आगे आपको पता चलेगा कि कैसे वो पूरा कोर्ट रूम पे एलिगेशन लगाया था अतुल जी ने कि वहां पे 0 पॉइंट से लेके 50 रुपए से लेके 1000 लाख रुपए तक वहां पे करप्शन होता है। तो रीता कौशिक के कोर्ट में जो करप्शन शुरू होता है ना, वो 50 रुपए से शुरू होता है। इनके कोर्ट में एक पेशकार है, उसका नाम माधव है, ये जज की ठीक बगल में बैठता है वहीं पर। और ये जो माधव है, ये हर किसी से, चाहे वो बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे ही पैसे लेता है। जनरली 50 रुपए लेता है ज्यादातर लोगों से। बट हम जैसे जो मोटे मुर्गे हैं, जो बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, उनसे इनकी डिमांड 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है नेक्स्ट डेट देने के लिए। तो ये था उनके ऊपर चौथा केस, जिसमें सिर्फ अतुल गए, उनकी पूरी फैमिली नहीं आई, और 2024 में जाके उनको पता चला कि ये जो केस है वो अब टर्मिनेट हो गया है, वो भी जब उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया उसके कुछ ही टाइम पहले। अब बात करते हैं केस नंबर 5 की। ये भी सेम डोमेस्टिक वायलेंस केस है, जो सितंबर 2014 में उन्होंने फिर से री रजिस्टर किया उनके नाम पे। मतलब पहले तो गए नहीं वहां पे हर टाइम जब वहां पे उनकी प्रेजेंटेशन होनी थी, जब वो खत्म हुआ उन्होंने फिर से उसी केस को फाइल किया कि भैया वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। जबकि अतुल पूरी वीडियो में ये बोलते हैं कि अगर वो कहीं पे मारते आते तो उनको उनके साथ भी तो रहना जरूरी था। शादी के बाद जब उनको पढ़ाया, उनकी जॉब लगी, वैसे ही वो वहां से जौनपुर नहीं गई बल्कि लखनऊ में रह रही थी यहाँ पे आके, जिसकी उनके पास अपने बच्चे के अकाउंट के रिपोर्ट्स भी थे, जो मनी ऑर्डर्स वो भेजते थे उसकी भी रिसीविंग उनके पास वापस आती थी। फिर चलते हैं केस नंबर 6 पे। अब उनके ऊपर FIR हुई थी IPC 498A की। 498 एक ऐसा, एक आप बोल सकते हो
जोक है इस जुडिशरी सिस्टम पे इंडियन मैन के ऊपर कि उसके बारे में आप जो बात करो वो कम है। मतलब कोई भी आपसे शादी करेगा, आपके ऊपर केस लगा के आपकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा। इवन कई टाइम पे ये सच होता है और ये होना चाहिए, बट 10 में से 7 बार ये गलत होता है और इसके चक्कर में पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है लड़के की। और कई बार तो आज के रिसेंट केसेस में तो आप ये देखो कि वो बस शादी इसीलिए करती हैं। इवन इसके ऊपर तो बॉलीवुड में मूवी भी बनी हुई है कि भैया आप शादी करो, शादी होने के बाद 2 दिन बाद ही छोड़ दो। अभी रिसेंट एक केस है जहाँ पे शादी होने के 1 दिन बाद ही लड़की ने छोड़ दिया और वो कोर्ट में जाके 6,16,000 रुपए की मेंटेनेंस मांग रही महीने की। ये तो तब भी 80,000 ही मांग रही थी। पर अब आप देखो इसमें और क्या क्या चीजें अनोखी थी। तो FIR उन्होंने करी लोअर कोर्ट में, जो की थी IPC 498A, 323, 504, 506। फिर डॉरी प्रोविजन एक्ट 3/4 वापस से इन्होंने केस नंबर अपने 2 को उनके ऊपर वापस से पेश कर दिया। अब चलते हैं केस नंबर 7 पे। अब केस नंबर 7 क्या था कि जैसे आपका लोअर कोर्ट जो होता है, आप वहां पे कोई केस कर सकते हो तो उसको ही फास्ट ट्रैक करने के लिए आप वापस से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपने केस नंबर 2 को, जो CRPC 125 का था, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट वाला था, वो उनको बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में वापस रजिस्टर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 6 महीने के अंदर आपको इस केस की हेयरिंग वेयरिंग करके इस केस को फिनिश करना है। पर मजे की बात यह है कि वो केस शुरू ही 8-9 महीने बाद हुआ। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी ये तौहीन है हाई कोर्ट की कि अगर हाई कोर्ट एक जज को ये बोल रहा है कि आपको 6 महीने के अंदर ये केस खत्म करना है, पर आप उसको 6 महीने सिर्फ चलाने में लगा दो। फिर आगे चलते हैं केस नंबर 8। ये भी वही सेम केस था 498A का, जो हाई कोर्ट उनको बोलता है कि आपको 1 साल के अंदर ये केस खत्म करना है, इसको फास्ट ट्रैक करना है। पर यहाँ पे भी जो जज नीता कौशिक होती हैं वो इतनी करप्ट होती हैं कि वो इस केस को भी लंबा अच्छा खासा खींच देती हैं। और यहाँ पे अब एक पॉइंट आता है, जब आपको बचे हुए 2 केस और बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे वो करप्शन से जुड़ी हुई थी। तो केस नंबर 9 यही था। अब केस नंबर 9 उन्होंने फिर क्या किया, CRPC 125 के अंदर ऑर्डर दिलवाया कि अब भैया पर मंथ 40,000 नहीं, अब आपको 80,000 देना पड़ेगा। मतलब बच्चे और नीता कौशिक जो कि वहाँ की जज थी, उन्होंने ये बोला कि भैया अब आपको बच्चे और माता के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। एक जौनपुर जैसे Tier 3 Tier 4 सिटी के अंदर 40,000 रुपए में तो एक घर चल रहा है भाई। 20,000 रुपए में वहाँ पे आपका घर चल जाता है 3 लोग की फैमिली का। वहाँ सिर्फ बच्चे का मेंटेनेंस आपको 80,000 रुपए का लग रहा है। जबकि वो ये बताते थे कि कोविड उससे पहले जब उनकी जो वाइफ थी वो कंसीव कर रही थी और उनका बेबी डिलीवर होने वाला था, तब उन्होंने बेंगलुरु के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया था। वहां पे उनका 2.5-3 लाख रुपए डिलीवरी का चार्ज लगा था उस बेबी का। बट इसमें आगे चलते हैं और आपको मजा आने वाली है कि कितना ज्यादा इसको यूज किया गया है उस जज ने और उस औरत ने अपने पति के खिलाफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो 10वां केस था वो इन्होंने किया था कि उनके जो केसेस हैं जिसपे वो नहीं आ रही हैं या फिर वो ऐसे गलत टाइम पे आ रही हैं, उसको सही किया जाए। और वो जो मर्डर वाला केस है जो उनके ऊपर लगाया गया है वो बेबुनियाद है, जो बाद में हटा लेकिन फिर से लगा दिया गया। तो ये थे उनके ऊपर टोटल 10 केसेस। अब चलते हैं थोड़ा सा इनके बैक स्टोरी में, ठीक है, कि इनकी शादी होने के बाद क्या टाइमलाइन रही और उस वीडियो नोट में एंड में उन्होंने क्या विशेष मांगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेंटेनेंस था वो है 80,000 पर मंथ दोनों के लिए। और एलिमनी जो थी वो पहले 1 करोड़ थी, अब वो 3 करोड़ हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि एलिमनी और मेंटेनेंस अलग होता है। एलिमनी एक बड़ा अमाउंट होता है जो आपको देना होता है और मेंटेनेंस आपको हर महीने देना होता है। और यहाँ तक कि ये भी है, एक कोर्ट में बोला गया एक जज ने कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप जॉब छोड़ देते हो या आपको कुछ भी करना हो तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी, आपको चोरी डकैती जो करनी करो आपको, लेकिन वो मेंटेनेंस का पैसा अपनी वाइफ और अपने बच्चे को देना ही पड़ेगा। और वो बाद में इसका अमाउंट को चेंज या फिर और बढ़ा भी सकती है, चाहे वाइफ की जॉब हो चाहे ना हो। और यही सेम चीज वहाँ पे सिंघानिया फैमिली कर रही थी कि उन्होंने वहाँ पे एक कोर्ट होती है जो आपको भरनी होती है, जिसमें आपको अपने एसेट, लायबिलिटी, अर्निंग सब बतानी होती है। तो वहाँ पे भी अतुल के अकॉर्डिंग उनकी जो वाइफ है निकिता सिंघानिया और उनके जो ब्रदर इन लॉ है और सुशील जो उनके अंकल थे, उनकी माता जी थी, उन्होंने वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन भरवाई। और जज नीता कौशिक ने वहाँ पे ये करप्शन किया कि उन्होंने वहाँ पे बिना किसी भी सबूत के वो केसेस, मतलब क्या होता है, आपने जॉली एलएलबी देखी होगी, उसमें एकदम से एंड में सेकंड पार्ट में क्या होता है, वो एकदम से एविडेंस लाता है बिना बताए। तो वो चीज एक तरीके से चल सकती है। पर जो नीता कौशिक है वो क्या करती थी, वो केस के एंड में जब उनकी हियरिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती थी उसके बाद वो एविडेंस को लाती थी, जिसको आप क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको अगली डेट मिलेगी। और वो अगला इंसान बेंगलुरु से जौनपुर, बेंगलुरु से जौनपुर ये कर रहा था। इसी वजह से उन्होंने अपना 10वां केस डाला कि भैया 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये केस जो है उनके ऊपर गलत है। क्योंकि पहला जो केस होता है उसके अकॉर्डिंग आप
उस जगह के वो होने चाहिए नेटिव, वहाँ पे आपकी शादी होनी चाहिए। तो उनकी शादी जौनपुर में नहीं हुई थी। दूसरा, लास्ट रिसाइडिंग प्लेस होनी चाहिए आपके और आपके हस्बैंड की, तो उनकी लास्ट रिसाइडिंग प्लेस थी बेंगलुरु, जौनपुर नहीं। और वहाँ पे आपको एटलीस्ट 6 महीना रहना चाहिए उस केस को मतलब फाइल करने से पहले। तो वो वहाँ पे नहीं रह रही थी, वो तो लखनऊ में रह रही थी, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया। तो वो तीनों पॉइंट की वजह से जो ये वाले केसेस थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। बट अब देखो यहाँ पे आता है करप्शन का केस कि कैसे 50 रुपए से करप्शन शुरू होता है। तो जब अतुल जी ने सीआरपीसी 126 इन कॉन्स्टिट्यूशन टू सीआरपी 125 के अगेंस्ट जो केस डाला था, वो प्लेस ऑफ मैरिज, मैट्रिमोनियल होम और लास्ट रिसाइडेड विद हस्बैंड की बात थी, तो वो जौनपुर था और उनकी वाइफ लखनऊ में रह रही थी। तो सीआरपीसी 125 में उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया था कि जो उनका बच्चे का बैंक अकाउंट था वो लखनऊ था, ना कि आपका ये जौनपुर। और वो उसके बाद 2024 में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी लखनऊ से, तो जौनपुर में तो केस बनता ही नहीं था। बट उनको करने के लिए उनको बेंगलुरु में लाया जाता था ताकि बेंगलुरु से वो जौनपुर आए और वहां पे उनको और ज्यादा जाए। अब देखो गीता कौशिक ने इसमें क्या क्या किया। तो देखो जज ने सीधा मेंटेनेंस देने को बोल दिया और ये नहीं पूछा कि ये क्यों चाहिए तुम्हें और क्या रीजन है, लायबिलिटी एसेट कुछ भी चेक नहीं करे, सीधा उन्होंने बोला कि तुम्हें देना पड़ेगा। और वहां पे इंसिडेंस एक ये आता है कि जो अतुल जी हैं वो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो फिर मैं दे दूं। जो उनकी वाइफ होती हैं निकिता सिंघानिया, वो वहां पे हंसती हैं कि हाँ तुम लो, और वो जज भी होती है वो भी हंसती है। तो अगले दिन जब वापस हियरिंग होती है, उनकी जो मदर इन लॉ है वो भी उनसे कहती है कि तुम तो बड़ा बातें कर रहे थे, मुझे तो आज ये देखना था, मैं तो इसीलिए आई थी, तुमने तो। और ये सुनने के बाद वो इतना शॉक हो गए कि उनकी उम्मीदें ही टूट गई 2024 के स्टार्टिंग में। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए टोटल 10 केस थे, 2 लाख मेंटेनेंस पहुंच चुका था, 1 करोड़ पहले था, 3 करोड़ एलिमनी पहुंच चुकी थी, 80,000 का मेंटेनेंस अब 2 लाख रुपए का हो चुका था उनके एरियर्स को मिला। उसके बाद वही चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की भैया मुझे 4 लाख रुपए चाहिए अपने बच्चे के लिए, वो भी चीज है। अब रीता कौशिक जो प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट में जज थी जौनपुर के अंदर, अब उनका जो एक पेशकार था जिसको माधव उसका नाम था, वो 50 रुपए लेता था गरीब लोगों से, मतलब 50 रुपए उसको लेना था। तो वहां पे जब पहली बार ये जाते हैं जौनपुर, तो वो उनको फोन करता है कि आप 3 लाख रुपए दे दो, आप इतनी दूर से आते हो, हम बात कर लेंगे, आपस में सेटल कर लेंगे, तो आपको ऐसी डेट मिलेंगी जिसमें आपको ज्यादा भागना दौड़ना ना पड़े और एक टाइम पे आप 2 हियरिंग्स कर सकते हो, ठीक है, ये जुडिशरी में है। तो उन्होंने मना कर दिया कि यार पता नहीं वो वही मांगनी हुई या वो मांगनी हुई, बट फॉरेन सो रीजन उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद जो नीता कौशिक थी वो और ज्यादा उखड़ी रहने लगी, क्योंकि भैया माधव के नाम से आया था ना, लेकिन पैसा तो उनको चाहिए था 3 लाख रुपए। फिर एक बार नीता कौशिक खुद ये कहती है, जो कि आप वीडियो में भी सुनो, कि वो उनसे 5 लाख रुपए मांगती कि मुझे 5 लाख दे दो, मैं तुम्हारा ये केस सेटल कर देती हूँ, तुम भी आराम से रहो, वो भी आराम से रहो। तो ये बात वो साफ साफ बोलते हैं अपनी वीडियो में कि भैया जज तो खुला हमसे वो करप्शन करवा रहा है, पैसे मांग रहा है, और पेशकार तो मांगता ही मांगता है, 1000 2000 कुछ भी कह लो। अगर आप ढूंढोगे जाके तो आपको पेशकार के बारे में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद देखो आप 21 मार्च 2024 को जब उन्होंने एविडेंस करे क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो माधव ने 3 लाख रुपए मांगे, जो कि उन्होंने मना कर दिए। और जज ने बोला कि तुम्हें वो पैसे मांग रही है तो तुम वो पैसे दे दो। अब ये बात अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें यही करना पड़ता है, बट उन्होंने ये बात नहीं मानी। अब उसके बाद एक चीज और देखो, जब उन्होंने इसको इलाहाबाद वाले कोर्ट पे बोला ना, तो 3 से 4 बार एक टर्म होता है, उसमें उनको जाना पड़ता है। अब उसमें भी वो बेंगलुरु से इलाहाबाद हाई कोर्ट आए, और जो उनकी वाइफ निकिता कौशिक है जो जौनपुर में है, वैसे तो दिल्ली लखनऊ में रहती है, उसको वहां बुलाने के लिए 50,000 रुपए दो। और ऐसे 3-4 बार उन्होंने करवाया, और उस पर भी आके कोई डेट नहीं निकलता, कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकलता था। वैसे बोलते तुम मेंटेनेंस देते रहो, बट हम बाकी चीजों को खारिज करते रहे। तो आप ये सोचो, एक आदमी बेंगलुरु से अपनी जॉब छोड़ के जौनपुर जैसी जगह पे आए, ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से आए, और वहीं पे वो 50,000 रुपए दे इस बात के कि भैया उनकी वाइफ को वहां आना पड़ेगा, जो कि 2 घंटे है बाय बस। तो ये कितना सारे लूप होल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, रूल कॉन्स्टिट्यूशन में कह लो, चाहे जुडिशरी में कह लो, चाहे पुलिस में कह लो, चाहे हॉस्पिटल्स में कह लो, मतलब अंदर से खोखला जो आप सिस्टम कहते हो ना, वो बात हो रखी है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, पता चल गया हमें कितना पैसा था, क्या वो था। उन्होंने अब ये भी बताया इसमें कि कैसे जो उनके माता पिता थे ना सिंघानिया, पूरी फैमिली उनको कैसे लूट रही थी। देखो सबसे पहले 2020 में उन्होंने उनसे 3 लाख रुपए मांगे। क्यों मांगे? हमें दुकान बनानी है अपनी, और कोविड से पहले की बात है, मतलब मिडल कोविड में, कि अपने दुकान में सामान लाना है, दुकान शुरू करनी है, ताकि हम सेल कर सके। ठंडक आ रही है, हम अपना सामान भर लें दुकान में। अक्सर यही होता है, जो दुकान वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 16 लाख रुपए मांगे। अब देखो बता दे, मांगे तो 15 लाख थे, बट वो 16 लाख कैसे हो गए? मार्च में 2020 में ही उन्होंने 9 लाख रुपए मांगे पहले, सेम रीजन कि भैया रेनी सीजन आ रहा है, सामान भरना है हमें। फिर अप्रैल में उन्होंने बचे हुए 4 लाख रुपए मांगे। उसके बाद उन्होंने 6 लाख, वही 4 लाख को 6 लाख कर दिया कि अब हमें और रुपए चाहिए, पर क्यों चाहिए ये नहीं पता।
अब तीसरी बार उन्होंने क्या पैसे मांगे, 50 लाख रुपए मांगे एक घर के लिए। तो यहाँ पे अतुल ने बोला कि पहले तो मैं आपको दूंगा नहीं, 1 करोड़ का आपको घर लेना है, खाने पीने के आपके लाले लगे हुए हैं, ठीक है, तवेले के पीछे रहते हो, और यहाँ पे आपको 1 करोड़ का घर लेना है। पहले मेरे वो जो बचे हुए 16 लाख रुपए हैं प्लस 3 लाख, वो पहले तो मुझे वो दो और मैं आपको इसमें और पैसे नहीं दूंगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं, 1 करोड़ का घर है, 50 लाख तुमने दो, बाकी हम अपने से मिला लेंगे, जबकि उनके पास सिर्फ 10 ही लाख रुपए थे। तो वो कैसे मिलाती? और इस पे भी डिस्प्यूट शुरू हो गया। उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, अपने इन-लॉज के साथ रहने लगी, और वहां से मतलब अतुल के इन-लॉज के साथ रहने लगी, और वहां से फिर वो जौनपुर भी छोड़ के लखनऊ चली गई अपने बच्चे के साथ। 25 अप्रैल 2021 को उन्होंने सिर्फ उस 15 लाख में से 1.5 लाख रुपए रिटर्न करे, और उसके बाद फिर से वो उनकी जो मदर इन लॉ है वो उनके ब्रदर इन लॉ के साथ आई कि उनको भैया क्लाउड किचन शुरू करना है, तो तुम हमें पैसा दे दो, पहले घर का पैसा, अब इसका पैसा, टोटल 50, 15 प्लस 3, 18 प्लस, हाँ टोटल 65 लाख रुपीस तक की मांग हो चुकी थी, जिसमें से 1.5 लाख रुपए उन्होंने रिटर्न किए थे, 50 लाख उन्होंने दिए नहीं। अब फिफ्थ, अब रिलेटिव्स को फोन करने लगी और फेक एलिगेशन लगाने लगी उनके ऊपर कि तुम्हारा जो ये है नाती है, तुम्हारा भतीजा है, ये मेरी बेटी को मारता है, हमें भी मारता है, उल्टा सीधा बोलता है। तो ये पूरे उनके रिलेटिव्स को फैलाना शुरू कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं गलत चीज थी। और अतुल ने इस बात को थोड़ा इग्नोर कर दिया था कि चलो रिश्तेदारों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मेरे माता पिता सेफ है। बट एक तरफ वहां पे उन्होंने केस कर दिया उनके ब्रदर, उनके पापा और उनकी मम्मी के ऊपर कि इन्होंने मिलके हमारे हस्बैंड का 10 लाख रुपए के चक्कर दिया, मतलब इंसेस्ट उनका। अब 6th, उन्होंने बोला कि भैया तुम आओ, ये सब चीजें वापस करेंगे, ये सब केस वापस करेंगे। तो अतुल अपनी वीडियो में बताते हैं कि वो अपनी माता पिता की इज्जत के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, वो चाहे जान दे दें, लेकिन वो ऐसे झूठा सॉरी सबके सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या पता सॉरी बोलने के बाद भी वो लोग सुधरे कि ना सुधरे, जो कि बिल्कुल नहीं लग रहा था। 7वीं बार क्या हुआ, वो लोग एक दिन आए एकदम से बेंगलुरु वाले घर, और अतुल जहाँ रहते थे उनके घर के बाहर ताला लगा दिया, ठीक है, और ताला लगा के चले गए। वो तो अच्छी बात ये थी कि तब अतुल जो थे वो बाहर थे, अपने घर पे नहीं थे, वरना सोचो उनके साथ क्या हो जाता। जिन भी लोगों के साथ आए वो उनके ऊपर कैसे कैसे केसेस लगा सकते थे, मतलब इवन केस भी उनके ऊपर लगा सकती थी। तो वहां पे अतुल ने अपनी नोट में ये बोला एक बीच सेक्शन में कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो फैमिली अब मेरे जाने के बाद जो भी लोग मुझसे या फिर मेरे रिलेटेड चीजों से मिलेंगे आप उनकी फैमिली से, तो आप अपने साथ लोगों को लेके जाइए, अकेले मत जाइए, और कैमरे के सामने ही सारी बातें होनी चाहिए, ताकि वो आपके ऊपर पीछे से कोई भी फेक एलिगेशन और ना लगा दें। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे अतुल जी ने जो अपनी वीडियो नोट सबमिट किया उसमें और भी पार्ट था जो कि उन्होंने पब्लिक नहीं किया, और उससे पहले उन्होंने अपने कुछ 34-35 काम करे थे। और इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सुनना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि जब 2.5 साल से उनके ऊपर ये केस चल रहा था, शादी के बाद 9 केस चल रहे हैं, 10वां उन्होंने फाइल किया, बेंगलुरु से यहाँ, यहाँ से वहां, जौनपुर लखनऊ बेंगलुरु, जौनपुर लखनऊ बेंगलुरु, फिर केस हियरिंग्स, इतनी सारी चीजों के बाद भी अपने प्रोफेशनल करियर में वो प्रमोशंस पे प्रमोशंस पा रहे थे। उनके कलीग्स उनके बारे में ये बोलते हैं कि वो इतना अच्छा बंदा था, इतना टैलेंटेड बंदा था कि वो इतने प्रेशर के बाद भी इतना अच्छा वर्क परफॉर्मेंस कर रहा था कि वो अपनी जो प्रमोशंस थे उनको बढ़ाया जा रहा था, और एक लेवल पे आके वो इतना अच्छा काम कर रहे थे कि उनको एक पूरी टीम मैनेज करनी हो रही थी। तो सोचो कि कितना शार्प और खतरनाक ब्रेन होगा उस आदमी का कि उसको किस लेवल तक होगी कि उसने ये यहाँ तक कि जो कमेंट में आपको मैंने उनके ड्राइव लिंक दिया, आप उसको जाके देखो, पढ़ो, उसमें एक पोयम है, ठीक है, एक पूरा 24 पन्ने का नोट है, एक 90 मिनट की वीडियो उन्होंने अपलोड करी है, और साथ साथ में उन्होंने वहां पे उन जज को, मिलॉर्ड्स को ट्रोल भी किया है। आपको सारे एविडेंस हैं, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बना के बोल रहा हूँ, ये सब उनके अंदर है, आप जाके पढ़ो, कुछ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो अब ये देखो, उनकी पहली विश थी उनके क्रिमिनल के बाद उनके आसपास, उनकी आसपास उनकी इन लॉस की तरफ से कोई भी नहीं होना चाहिए। उनकी दूसरी विश ये थी कि उनकी वाइफ को तो वो समझ नहीं सके या उनकी फैमिली को नहीं समझ सके, पर उनका जो बच्चा है वो उनके माता पिता को दे दिया जाए, मतलब अतुल के माता पिता को दे दिया जाए, और वो लोग उसकी केयर टेकिंग करें, ताकि वो आगे चल के एक अच्छा इंसान बने और उसको एक अच्छा और सेफ फ्यूचर मिले, ना कि अपने नानी नाना की तरह। फिर तीसरा कि भैया आप किसी से भी मिलो तो बिना कैमरे या बिना और तो यार भीड़ के मत मिलना उनकी किसी भी फैमिली से पर्सनल में, वरना वो और केसेस आपके ऊपर लगा देंगे। चौथा कि मुझे तब तक जब तक कि मेरे को इंसाफ नहीं मिलता। और छठी विश सुन के तो शायद किसी का भी मन उदास हो जाए। उन्होंने बोला कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता है और ये केस भी ऐसे ही चला जाता है, जो कि इंडिया के अंदर ट्रेंड होता है 6 दिन का, तो मुझे किसी भी कोर्ट के सामने जो गटर हो मेरे नहीं विसर्जन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऐसे जाएं, और मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ मेरे बाद भी मेरे
जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो जज था वो नीता कौशिक, उनके हस्बैंड वो पेशकार माधव और इनके इन लॉज जो इनके सुशील अंकल थे, इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, इनकी मदर इन लॉ, इनका ब्रदर इन लॉ, इन सब के ऊपर भी इंटेरोगेशन होनी चाहिए। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस के थ्रू भी इंटेरोगेशन होनी चाहिए और इसकी एक इंडिविजुअल टीम बननी चाहिए जो कि ये इंटेरोगेशन करे। तो ये थी उनकी कुछ 7 विशेष। और सबसे दुख की बात थी जब उनकी जो ये वीडियो थी ना 90 मिनट की, इसका मतलब टाइटल क्या था, दिस ATM इज नो। मतलब आप सोच रहे हो कि वो पैसे भी दे रहे थे, सारी बता रहे थे, उनको ये भी नहीं भरोसा था अपने जुडिशरी पे। उनको क्या होगा अगर भगवान ना करे कल को आपको अगर कभी पुलिस, कोर्ट, हॉस्पिटल के चक्कर मिल जाए ना तो आप पनाह मांग जाओगे, जो आई विश कभी किसी के साथ ना हो। बट सोचो एक इंसान जो इतना टैलेंटेड था, इतना अच्छा था, उसने उस लड़की को पढ़ाया, उसकी जॉब लगवाया, वो जॉब लगने के 2 महीने बाद ही छोड़ के चली गई। उनको जबरदस्ती जौनपुर जैसी जगह पे बुलाया जा रहा था जहाँ पे आप सीधा फ्लाइट से भी नहीं आ सकते थे और उनको अपनी ऑफिस पे मतलब 24 छुट्टी मिलती है कॉर्पोरेट लाइफ को, चाहे जितने बड़े लेवल पे हो वो। उसको 120 2 साल में 120 से ज्यादा हियरिंग्स में उनको जाना पड़ा। सोच रहे हो आप, 220 से ज्यादा हियरिंग्स में। तो किसका नहीं, इतना ट्रैवल करके किसका दिमाग नहीं घूमेगा। प्लस 5 लाख रुपए ऐसे दो, 50-50 हजार रुपए अपने ही केस को सुनवाने के लिए उनकी वाइफ को दो, ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं सुन रहे थे जजेस, ज्यादातर तो मना ही कर देते सुनने को। फिर उसके बाद खुला जज ब्राइब मांग रही है, उनका पेशकार ब्राइब मांग रहा है, फिर हंस रहे हैं कि हाँ तुम्हें, मतलब एक आदमी अगर ये भी मजाक में ही बोल रहा है कि आई वांट ऐसा करके, तो आपका तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे तो आपको दिखा देगा वेलफेयर और ये सब। फिर आप एक जज होके ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बच्चा, उसको आगे चल के कैसा होगा, उसकी लाइफ कैसी होगी, क्या निकलेगा। अतुल जी के जो ब्रदर हैं उनका भी इंटरव्यू आप देख रहे हो। आई होप उनके माता पिता हैं वो बेचारे जस्टिस उनके बेटे को मिले और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिले, और मतलब ऐसी सज़ा मिले। और ये जो सांप बैठे हैं ना, सांप हमारे जुडिशरी में, ये 498 है जैसे, ये सब इनका एटलीस्ट कुछ ट्रिगर पॉइंट या फिर कुछ लूप होल इनके फिक्स हो कि भैया दोनों की आप पहले तो वेल्थ देखो, ठीक है, दोनों सुटेबल इक्वल है कि नहीं है। दूसरा आप ये चेक करवाओ कि लड़की अगर इतना कमा रही, मान लो कई लड़कियां तो लड़कों से भी ज़्यादा कमाती हैं, पर क्या तब भी उनको एलिमनी चाहिए? नहीं। क्या रीजंस थे उनके जो अलग होने के, या फिर अगर दोनों सेम बेसिस पर डिवोर्स करें तो क्यों एलिमनी और ये सब चाहिए भाई? क्या करना है? मतलब आज की जो, सॉरी टू से, बट आज का जो फेमिनिज्म है ना वो यही है। इंस्टाग्राम पे आप खोल लो, रील सर्कुलेट हो रही है, क्रिएटर्स रील बना रहे हैं। एक आदमी ने लोग रील बना के, ट्रेंड बना के लाइक्स और ये सब कर रहे हैं। हम किस जगह पे जा रहे हैं? इसलिए हम आइसबर्ग सेव कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं गो ग्रीन गो क्लीन। ये जो ह्यूमैनिटी है वेस्टर्न में तो इसलिए खत्म ही हो चुका है सब कुछ। वहां तो लोग कमाना ही बंद कर दिए हैं। वही सेम चीज अब इंडिया में बढ़ती चली जा रही है, उसको ही हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें, गलत चीजें कर करके। अगर आपको नहीं रहना है तो आप खुले खुले आसानी से साथ जाओ, तभी केसेस बढ़ जाते हैं कहीं कहीं पे आपके और ये सब चीज़ों के। शायद इसी वजह से कई सारे मेल्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो वैसे स्टेप नहीं ले पाते जैसे अतुल और उनके जैसे कई सारे लोगों ने लिए हैं। लास्ट कितने सारे तो रील्स हम ही लोगों ने देखे हैं। तो मेरा शुरू में जो मैंने बोला कि ये बात कंपैरिजन की नहीं है, ये बात है उस डिस्क्रिमिनेशन और लूप होल्स की, नेग्लिजेंस की, जो कि जुडिशरी सिस्टम में उनको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। आई होप अगर हम सबकी बात मिलके भी अगर कोर्ट्स तक पहुँचे तो शायद कुछ चेंज आ पाए, और ये जो 40 साल से 498 है इस देश के ज़्यादातर गलत केसेस में आ रहा है यूज़ होना, ये ख़त्म हो जल्द से जल्द, या फिर इसके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ निकाली जाए जिसको आप टैकल कर सको, ठीक है। और 68,000 मेंस का जो ये आंकड़ा है ये कम हो। आई होप दोनों साइड से ही दे, यही सबसे अच्छी चीज़ है, और एक दूसरे की भी। हम इस क्लोज वाली वीडियो तो आप सबके पास है इंटरनेट पर, देखिए। अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको ऐसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री केसेस और कॉन्स्पिरेसी वीडियोस अगर पसंद है, आप देखते हो, तो मेरे चैनल को देखो जाके। हमारा एम है 2025 में 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचने का। लास्ट में मैंने अभी आपको बेंगलुरु वाला केस के बारे में एक और वीडियो बनाई थी, तो आप जाके चेक करो। और हाँ, प्लीज स्टे सेफ, बी हैप्पी, आपस में बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, जहाँ पे भी रहो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, मस्त रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।